हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था कि मैं आपको लेके आ जाऊंगा रिवीजन लेक्चर पार्ट 2 कैपिटल गेन का, तो वो स्टार्ट करेंगे आज। एक बार सॉरी बोलता हूँ कि कल नहीं लेके आ पाया, कुछ पर्सनल रीजन हो गए थे, इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब तक हम लोग ने क्या किया, बेसिकली जो आज का लेक्चर है उसी का फर्दर एक्सटेंशन है थोड़ा, कि हम लोग ने क्या किया था, पहले सेक्शन 45 देखा था। 45 क्या था, चार्जिंग सेक्शन था। चार्जिंग सेक्शन में दो डेफिनेशन बहुत अच्छी थी जिसको हम लोग ने बहुत डीप में समझा था, इसके लिए वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था। कौन सा, 2 सबसेक्शन 14 किसका डेफिनेशन था, कैपिटल एसेट का था। और 2 सबसेक्शन 47 किसका था, ट्रांसफर का था। तो उसके रिलेटेड ही अभी जो चार्जिंग सेक्शन था 45, वो क्या बोलता था, जब आप कैपिटल एसेट कोई भी ट्रांसफर करते हो इन प्रीवियस ईयर, और उससे जो प्रॉफिट एंड गेन कमाते हो उस पे लगता है कैपिटल गेन। ये हम लोग ने सीखा था। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बोल रहा है, ये अभी जो आज मैं 5-6 पॉइंट पहले पढ़ाने वाला हूँ, वो क्या है कि वो एक्सेप्शन है 45(1) के। 45(1) क्या बोल रहा था कि कैपिटल एसेट है जिसका आप ट्रांसफर करोगे, तब आपको ट्रांसफर के टाइम जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है उस प्रीवियस ईयर में आपको वो इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा कैपिटल गेन के ऐड में। तो इसमें अभी ये बताएगा कि ट्रांसफर तो चलो किसी और टाइम पे हो रहा है, पर कैपिटल गेन किसी और टाइम पे लगेगा। मतलब वो जो 45 सेक्शन था उसका ये प्रोवाइजोस है। प्रोवाइजो का मतलब क्या है, सेक्शन 45 को भाड़ में जाने दो, सेक्शन 45 को भाड़ में जाने दो। ये जो हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक चीज, ये एक्सेप्शन है। ये हम लोग जो चीज बोल रहे हैं ये फॉलो करो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, 45(1) हम लोग ने देखा था क्या था, चार्जिंग सेक्शन था। उसका एक्सेप्शन है 45(2) क्या बोलता है, कन्वर्ट कर रहे हैं हम। क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे हैं। कैपिटल एसेट को किसमें, स्टॉक में। समझो एक बिल्डिंग है, आपके वो बिल्डिंग में 25 फ्लैट है। कितने फ्लैट है, 25 फ्लैट है। अभी आपको कल को थॉट आता है कि मैं एक बिल्डर का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, और वो जो आपका जो पहले थे कैपिटल एसेट थे आपका, उसको आप किसमें एज ए बिजनेस लेके आ रहे हो कि वो 25 आप बेचोगे अभी एज ए बिल्डर, तो वो अभी आपके बन गए स्टॉक इंटरेस्ट। तो जब आप कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करोगे, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर के डेफिनेशन में हम लोग ने देखा था, और ट्रांसफर हो जाएगा तो कैपिटल गेन लगेगा। तो अभी इसमें ये पॉइंट है कि कैपिटल गेन कब लगेगा। देखो अभी आप ये देखोगे कि जब भी उसने बिल्डर का बिजनेस स्टार्ट किया, उस दिन वो कैपिटल एसेट था, वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। पर भाई साहब उस दिन उसको पैसा थोड़ी मिला है। तो भाई टैक्स किस चीज का मांगने आ रहे हो तुम लोग। उस दिन तो सिर्फ उसने कन्वर्ट किया ना अपने बिजनेस को। जब वो बिकेगा तब उसको पैसा मिलेगा, और तब की बात रहेगी कि हाँ भाई उस दिन आप टैक्स लेना। आज थोड़ी टैक्स ले सकते हो। तो पहला एक्सेप्शन यही है कि कैपिटल गेन ट्रांसफर तो कब हो जाएगा, ट्रांसफर तो तब हो जाएगा जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर कैपिटल गेन कब लगेगा, टैक्स कब लगेगा, टैक्स तब लगेगा जब वो स्टॉक इन ट्रेड सेल हो जाएगा, जब वो सोल्ड हो जाएगा। तो पढ़ते क्या लिखता है, क्या लिखा है कि कैपिटल, ये सेक्शन आप प्रॉपर देखोगे इनकम टैक्स की साइट पे या मॉड्यूल वगैरह में, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 45(1). मतलब क्या, सेक्शन 45(1) को भाड़ में जाने दो, हम जो बोल रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है सेक्शन, कैपिटल गेन अराइज। कैपिटल गेन कब अराइज होगा, व्हेन कैपिटल एसेट ट्रांसफर टू स्टॉक इन ट्रेड। एंड कैपिटल गेन मतलब ट्रांसफर तब अराइज हो जाएगा जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा स्टॉक इन ट्रेड में। और कैपिटल गेन कब लगेगा, जब वो स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल गेन की जगह ट्रांसफर लिखना चाहिए था, गलती हो गई, वो आप करेक्ट कर देना। ठीक है, ये बेसिकली ये लिखा। फिर कैपिटल गेन का अमाउंट क्या रहेगा, कैपिटल गेन में कैसा आप लोग ने फॉर्मेट देखा था, क्या फॉर्मेट था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल्स प्राइस हो जाता है। लेस क्या रहता है, लेस होता है अपना ट्रांसफर के रिलेटेड कोई एक्सपेंस रहता है, तो वो उसके बाद क्या, वो नेट कंसिडरेशन आ जाता है। उसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर देते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो इसमें हम लोग जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें तो सेल वैल्यू कुछ है ही नहीं ना। समझो कि भाई हम लोग ने जो बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, हम लोग ने फ्लैट ट्रांसफर किए स्टॉक में। जब सेल होगा वो अलग बात है, अभी ट्रांसफर जब किए तो उसमें कौन सा ट्रांसफर का कोई वैल्यू थोड़ी, हमारा ही बिजनेस था, हमारे खुद के घर के फ्लैट थे, हम लोग ने बिजनेस में ले लिए। तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, उसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हो आप। क्या लॉजिकल है ना, जिस डेट पे जो मार्केट में रेट चल रहा है वो हम लोग ले लेंगे। कि जिस दिन हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा, उस डेट का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। ट्रांसफर का कोई एक्सपेंस होगा छोटा मोटा तो लेस कर दो, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा, जिस दिन वो बिल्डिंग खरीदा था उस दिन का कॉस्ट ले लो। लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्सेशन मिल जाएगा, नहीं है तो भाई शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया।
फिर आ जाता है कि अभी हम लोग ने क्या पहला पार्ट देखा कि ये जो ट्रांसफर हुआ था, कैपिटल गेन कब लगेगा, जब वो एसेट सोल्ड हो रहा है। तो समझो फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन 1 करोड़ था, पर जिस दिन हम लोग सेल कर रहे हैं उस दिन 1.5 करोड़ होगा। सेल 1.5 करोड़ में किया, फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो टैक्स तो बेसिकली 1 करोड़ पे लगा। अभी वो 50 लाख जो एनहांस इनकम मिला है उस पे क्या, तो उस पे अपने को पीजीबीपी भरना पड़ेगा, पीजीबीपी में टैक्स भरना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो सेल प्राइस है 1.5 करोड़ माइनस एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, एफएमवी कौन सा हो गया, वो 1 करोड़ जो हम लोग ने ट्रांसफर के टाइम पे जिसपे कैपिटल गेन हुआ था। तो जो 50 लाख रुपया रहेगा, जो 50 लाख रहेगा उस पे हम लोग को पीजीबीपी में टैक्स भरना पड़ेगा। होप सो समझा रहेगा, क्या समझा है अभी तक देखते हैं कि जो ट्रांसफर कब हो जाएगा, जब ट्रांसफर हो जाएगा, पर कैपिटल गेन कब लगेगा, जब स्टॉक सोल्ड होगा। पहला पॉइंट हो गया। कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, लेस कॉस्ट ले लो, तो वो शॉर्ट टर्म या कैपिटल गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म आ जाएगा, जो भी पीरियड के हिसाब से। पीजीबीपी की बात करते हैं तो पीजीबीपी क्या, जो जब स्टॉक सेल होगा वो वाला अमाउंट, उसमें से फेयर मार्केट वैल्यू लेस कर देंगे। फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा, जो कैपिटल गेन। इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, इवन मैं भी कर देता था जब आईपीसीसी वगैरह में था। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन वो कन्वर्जन हुआ है वो लेना है, ठीक है। अभी तो आपको पता चल गया रहेगा। अगर पार्ट एसेट सोल्ड होता है, मतलब कैसा, 25 फ्लैट थे, उसमें से 10 फ्लैट सोल्ड हुए स्टॉक इन ट्रेड एज, 15 नहीं सोल्ड हुए, तो जो 10 वाला पार्ट है उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, 15 जब सेल होंगे तब उस पर लगेगा, ठीक है। अभी 54 ईसी क्या बोलता है, 54 ईसी आपको याद रहेगा कि वो 54 सेक्शन में अपने को एग्जाम्पशन मिलते हैं कैपिटल गेन में। तो 54 ईसी क्या होता है कि अगर आप कोई भी तरीके का असेट बेचते हो और उसके सामने आप आरईसीएल, एनएचएआई, पीएफसीएल वगैरह के बॉन्ड खरीदते हो, तो वो विद इन 6 महीने में आप इन्वेस्ट करोते हो, वो आपको पता रहेगा। तो 6 महीना कब से काउंट होगा इसमें, ये अगर आपको कैपिटल गेन हो गया और सामने आपको 54 का डिडक्शन लेना है, तो 6 महीना काउंट कब से होगा, तो 6 महीना जब सेल हुआ स्टॉक तब से वो 6 महीना काउंट होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी समझो, ये तो हम लोग ने कंडीशन देख लिया कि 45(2) का, कि अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या। पर अगर आप अपोजिट कंडीशन समझो कि अगर स्टॉक इन ट्रेड, आप एज ए बिल्डर हो और आपके पास 50 फ्लैट सरप्लस में पड़े, और अगर अभी आप बिजनेस अपना बंद कर रहे हो बिल्डिंग का, मतलब बिल्डर का, तो वो जो स्टॉक इन ट्रेड है वो तो आपका अभी कैपिटल एसेट बन जाएगा, वो अभी आपके खुद के आ जाएंगे। तो वो टाइम पे क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, तो वो टाइम पे क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसका चार्जिंग सेक्शन 28 है, वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो उसके अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा। और पीजीबीपी में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसका क्या मतलब, ट्रांसफर के टाइम जो फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर है वो आपका इनकम हो जाएगा। और कॉस्ट क्या लेना है, कॉस्ट लेना है फेयर मार्केट वैल्यू, कौन सा वाला, जिस दिन ट्रांसफर हुआ था। और डेट और पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लेंगे, जब से कन्वर्ट हुआ तब से। ये आपको पीजीबीपी में अच्छे से किया था हम लोग ने, तो वो आप तभी का देख लेना। इधर बेसिकली आपको एग्जांपल और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये क्लियरिटी हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए कि मैं सॉल्व करा के दूं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, तो मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व कराने का ट्राई कर दूंगा। तो 45 सबसेक्शन 2 अभी हम लोग ने देख लिया, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है, दूसरा एक्सेप्शन बोलता है 45 सबसेक्शन 5। 45 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, अभी हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे वो मत भूलो कि ओवरव्यू हम लोग क्या कर रहे हैं कि 45 सबसेक्शन 1 था जो चार्जिंग सेक्शन था पीजीबीपी, उसके एक्सेप्शन पढ़ रहे। और 45 सबसेक्शन 1 क्या बोलता था, जब ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट तो वो ईयर में हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। पर ये सब केस क्या है कि ट्रांसफर भले ही पहले हुआ पर कैपिटल गेन कब कैलकुलेट करेंगे, ये जो सेक्शन में लिखा है उस हिसाब से, ठीक है। अभी अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी तरीके अथॉरिटी लॉ के अंदर, अंडर एनी लॉ, आपकी कोई भी समझो लैंड है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको कंपलसरी एक्वायर कर रही है और उसके बाद उसका आपको दे रही है कंपेंसेशन, तो उसके हिसाब में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें कैसा, बेसिकली ट्रांसफर तो कब माना जाएगा, ट्रांसफर कब माना जाएगा, जब आपका प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर्ड हो गया। बट आपको पैसा कब मिलेगा, आपको पैसा तो तब मिलेगा ना जब गवर्नमेंट आपको कंपेंसेशन पे करेगी। तो जब पैसा मिलेगा तभी आपसे टैक्स ले सकते हैं ना, कि अभी सिर्फ एक तो समझो कि आपका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले लिया और आपसे टैक्स भी मांग रहे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पैसा कब लेंगे, जब प्रॉपर्टी लिया और उसका जब कंपेंसेशन आपको पे किया, जब आपको कंपेंसेशन पे किया तभी आपसे आप पे कैपिटल गेन लगेगा। तो इसका बेसिकली क्या मीनिंग है कि ट्रांसफर कब हो जाएगा, जब प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर हो जाएगी, ठीक है।
बट टैक्स कैपिटल गेन कब कैलकुलेट होगा, जब आपको कंपेंसेशन मिलेगा। तो दो तरीके के कंपेंसेशन मिल सकते हैं, या तो इनिशियल या ओरिजिनल कंपेंसेशन, मतलब जो आपको प्रॉपर्टी लिया उसके सामने आपको कंपेंसेशन दिया। समझो आपका प्रॉपर्टी 50 लाख था और 50 लाख आपको कंपेंसेशन दे दिया, तो 50 लाख को आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, सेल वैल्यू ले लेना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दोगे तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। पर अगर आप समझो कि प्रॉपर्टी का वैल्यू आपके हिसाब से 60 लाख है, 60 लाख है, और आपको मिल रहा है 50 लाख रुपीज कंपनसेशन, तो आपको ऐसा लगेगा ना भाई 10 लाख रुपया कम मिल रहा है, तो आप कोर्ट वगैरह में जाके अपील वगैरह करते हो और आपका कंपेंसेशन 50 लाख से 60 लाख हो जाता है, मतलब 10 लाख बढ़ जाता है, आपको एनहांस कंपेंसेशन मिलता है। तो एनहांस कंपेंसेशन अगर मिल रहा है, अगर आपको एनहांस कंपेंसेशन मिल रहा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जो आपको एनहांस कंपेंसेशन मिला वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। पर इसमें से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह लेस करने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, लॉजिकल है भाई, ऊपर कर लिया ना हम लोग ने लेस, तो बार बार थोड़ी करने देंगे, ठीक है। तो बट एक चीज आप लेस कर सकते हो कि जो लीगल एक्सपेंस हुए थे, आपको कोर्ट में जाने की फीस देनी पड़ी, लॉयर वगैरह का जो भी लिटिगेशन एक्सपेंस है, वो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस कर सकते हो, और जो अमाउंट आएगा उस पर लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा उस हिसाब से टैक्स भर देंगे, ठीक है। अगर अभी समझो कि कंपेंसेशन अपने को इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, कंपेंसेशन कैसे मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो इनिशियल जो ओरिजिनल कंपेंसेशन है वो अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो जब आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब ही आपको ये मान लेना है कि भाई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वगैरह मिल गया। और अगर एनहांस कंपेंसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो जब जब वो मिलेगा तब तब आपको टैक्स करना है। इनिशियल तो फर्स्ट है और एनहांस है, तो जब जब वो मिलेगा तब तब आपको वो हिसाब से टैक्स करना है, लेस लिटिगेशन एक्सपेंस। अभी एक और कंडीशन समझो, ये जो मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है, अगर आपको एनहांस कंपेंसेशन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है कि कोई इंटरिम ऑर्डर आया कोर्ट का, मतलब फाइनल नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है कि भाई इसको इतना कंपेंसेशन दे दो, पर आपको कंपेंसेशन मिल भी गया है, तो टैक्स कब होगा, टैक्स तब होगा, मतलब कैपिटल गेन कब कैलकुलेट होगा, जब वो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा, इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे नहीं, जब वो फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना वो कंपेंसेशन बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, क्योंकि ये तो अभी इंटरिम ऑर्डर है। जब फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा वो टाइम पे वो जो भी कंपेंसेशन है वो उस पर कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। अभी तक इतना समझा, क्या देखा हम लोग ने, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट या कोई भी लॉ की अथॉरिटी कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, तो ट्रांसफर तो कंपलसरी एक्वायर कर लिया उस टाइम पे हो जाएगा, पर कैपिटल गेन कब कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन तब कैलकुलेट होगा जब आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा। दो तरीके के कंपेंसेशन हो सकते हैं, या तो ओरिजिनल कंपेंसेशन कब कैसे कैलकुलेट होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपको कंपेंसेशन मिला हो, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कैपिटल गेन आ जाएगा। एनहांस कंपेंसेशन मतलब कुछ एडिशनल कंपेंसेशन आपको मिल रहा है जो आपने लॉ कोर्ट वोर्ट से अपील करके झगड़ के लिए, तो उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका जो कंपेंसेशन है वो जाएगा, लेस क्या होगा, लिटिगेशन के जो एक्सपेंस लगे वो। अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो इनिशियल कंपेंसेशन कैसा, जब फर्स्ट टाइम मिलेगा तब भी पूरा कैलकुलेट करना है, एनहांस मिल रहा है जब मिल रहा है तब कर लेंगे। अगर इंटरिम ऑर्डर आता है कोर्ट का, उसकी वजह से आपको कंपेंसेशन मिलता है इंटरिम ऑर्डर से, तो जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब आपको क्या, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। अभी बात करते हैं, अगर आपको कंपेंसेशन बोल दिया है कि 2018 में मिलेगा, 2019 में मिलेगा, पर आपको दे रहे 2021 में, तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इंटरेस्ट जो है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एज ए इनकम कैलकुलेट हो जाएगा सेक्शन 56 में जितना समझो इंटरेस्ट, अगर 1 लाख मिला है, 2 लाख मिला है, जो भी, तो 2 लाख समझो मिला है, तो 2 लाख रुपीज विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेक्शन 56 में, ठीक है। पर ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो नॉर्मल कैसा होता है, अपना एक्सपेंस क्लेम करते हैं, इसमें तो एक्सपेंस अदर सोर्स में क्लेम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 57 में अलाउंस मिलता है, कितना, 50% का पूरा डिडक्शन मिलेगा, मतलब आपको 2 लाख समझो इंटरेस्ट का इनकम मिला है, कितना मिला है, 2 लाख, तो उसमें से 50% सेक्शन 57 में लेस हो जाएगा और आपका 1 लाख रुपीज इनकम होगा। समझो 1 लाख आपको मिला है इंटरेस्ट, तो लेस 50% हो जाएगा और 50,000 इनकम रहेगा। होप सो आपको समझ गया रहेगा। तो 2 सेक्शन किए, 45 सबसेक्शन कौन सा किया था पहले, 45 सबसेक्शन 2 किया था और 45 सबसेक्शन 5 कर लिया। अभी 45 सबसेक्शन 5 कर देते, 5A कर लेते। 5A क्या बोलता है, 5A भी वही बेसिस पे कि वो
क्या है, एक्सेप्शन है, प्रोवाइजो है किसका, 45(1) का, कि ट्रांसफर कभी भी हो पर कैपिटल गेन जब किसी जो ये सेक्शन में लिखा है उस हिसाब से मिलेगा। तो 5A क्या बोलता है कि आप अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आते हो, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या, बेसिकली आपको अगर मुंबई दिल्ली वगैरह में रहते हो तो आपको पता है कि स्लम वगैरह रहती है, वो कुछ पीरियड के लिए वो आपसे वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसके बाद वही बिल्डिंग बना के देते हैं और उसमें आपको रहने के लिए जगह देते हैं। ठीक है, तो वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बेसिक मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया, आप एग्जांपल वगैरह देखोगे तो आपको समझ जाएगा। कैपिटल गेन वो केस में कैसे लगेगा, सबसे पहले तो ये है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को, क्योंकि जनरली उनके रूम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लेते हैं ना। इसका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 45(5)A में, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से बुक में से पढ़ लेना। तो कैपिटल गेन बेसिकली ट्रांसफर कब हो जाएगा, ट्रांसफर तब हो जाएगा जब वो प्रॉपर्टी आपका ले लिया जाएगा। पर कैपिटल गेन कब कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन तब कैलकुलेट होगा जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो सीसी होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो एरिया का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो जब आपको इश्यू कर देगा सीसी, तब आपका कैपिटल ये कंप्लीट हो गया एरिया, अब आप इसमें रह सकते हो या जो भी हो आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो जाएगा, तब आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट याद रखना, एक कीवर्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो रहेगा। जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा तब आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना। ट्रांसफर तो पहले ही हो जाएगा जब वो आपसे एक्वायर किया। तो इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको क्या लेना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भाई ध्यान से सुन लेना। पहला तो क्या, जिस दिन सीसी इश्यू किया उस दिन वो प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है, उस दिन प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है, पहला वो ले लो। ऐड क्या करना है, अगर आपको कोई कैश भी दिया, मतलब ऐसा आपका घर ले लिया, ठीक है, अब आप अड़ गए नहीं मेरे को एक घर नहीं चाहिए, मुझे और कुछ ज्यादा चाहिए, तो वो बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपया और देंगे, तो वो 1 करोड़ प्लस जिस दिन सीसी इश्यू किया उस दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ये दोनों फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कैलकुलेट होगा। और कॉस्ट क्या आएगा, फ्यूचर सेल, मतलब ये अभी आपके घर आ गया, ठीक है, ये तो आपने टैक्स वगैरह जो भी है भर दिया, ठीक है, पर अगर आप फ्यूचर में ये घर सेल करोगे तो इसका भी तो कुछ तो कॉस्ट देना पड़ेगा ना। तो कॉस्ट क्या होगा, जो आपने ये टाइम पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया था, क्या लिया था, एचडीवी ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस कैश जितना मिला था, वो डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है, वो जो अमाउंट डीम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हुआ था वो फ्यूचर सेल के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। फिर एक पॉइंट और याद रख लेना कि 194 आईसी सेक्शन है, 194 आईसी किसका, टीडीएस का सेक्शन है, उसमें सेम यही है कि अगर कोई रेजिडेंट है जो ये पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, जो जिसका घर एक्वायर किया था, तो उसको 10% टीडीएस भी काटना पड़ेगा। वो आपको मैं प्रॉपर टीडीएस का चैप्टर कराऊंगा तभी अच्छे से समझा दूंगा, बस ये इंटरलिंकिंग है, साथ में याद रखना कि साथ में ही हो जाए। ठीक है, अभी 3 कर लिए, 45(5)A भी कर लिया, अभी क्या 45(1)A की बात करते हैं। 45(1)A आपको अच्छे से बेसिकली पता ही होगा। 45(1)A क्या बोलता है, मैं बेसिकली पूरा, अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा, अगर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बुक के साथ, पर आपके ऊपर से कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। 45(1)A क्या बोलता है, 45(1)A भी वही बेसिस पे कि ट्रांसफर कभी और हुआ पर कैपिटल गेन कभी और कैलकुलेट होगा। ट्रांसफर कब होगा, जब आपकी कोई भी एसेट है, कैपिटल एसेट है, वो डिस्ट्रॉय हो गई या डैमेज हो गई या कोई भी डिस्ट्रॉय हो गई समझो, तो ट्रांसफर कब होगा, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब वो ट्रांसफर हो जाएगा। पर आपको कैपिटल गेन कब लगेगा, कैपिटल गेन तब लगेगा जब वो डिस्ट्रॉय हुई, उसका इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट जब आपको रिसीव होगा। ये सेक्शन सिर्फ तभी लगेगी जब आपका कैपिटल असेट इंश्योरेंस में रहेगा, मतलब उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो ही कैपिटल गेन लगेगा, नहीं तो भाई किस चीज का टैक्स मांग रहे हैं तुम लोग। एक तो कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो गई है और ऊपर से तुम लोग ये मांगने भी आ गए टैक्स, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल रहा है वो एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब ट्रांसफर कब हो रहा है, जब आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तब ट्रांसफर हो जाएगा। पर आपको कैपिटल गेन कब कैलकुलेट करना है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मली कैपिटल गेन अराइज व्हेन असेट इज डिस्ट्रॉयड। कैपिटल गेन कब, मतलब कैपिटल गेन अराइज कब हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट कैपिटल गेन व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव, पर कैलकुलेट कब होगा, जब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा। ठीक है, असेट किससे डिस्ट्रॉय होना चाहिए, असेट डिस्ट्रॉय होना चाहिए एफएफईटी। एफएफईटी क्या है, या तो फ्लड से या फायर से, फ्लड, फायर या अर्थक्वेक या सुनामी। सुनामी का स्पेलिंग टी से स्टार्ट होता है, आपको पता रहेगा, ये ऐसे ही बोलो, ठीक है। या तो ये क्या, ये चारों नेचुरल कॉज है, या तो फ्लड है
या फायर है या अर्थक्वेक है या सुनामी। फिर RCE का मतलब क्या है? R से यानी राइट हो गया, कोई दंगे फसाद हो गए। C यानी क्या? सिविल डिस्टर्बेंस हो गया, कोई हिंदू मुस्लिम हो गया। E यानी क्या? कोई एनिमी अटैक, पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, या और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी। इस चीज से अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉयड होता है और इसके ऊपर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो आपको ये 45(1)(a) के तहत आपको वो टाइम पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। कंप्यूटेशन कैसे होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेंगे? जो इंश्योरेंस आपको क्लेम मिला वो अमाउंट ले लेंगे, लेस जो कॉस्ट था, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, ओप्सो इतना समझ गया रहेगा। 4 पॉइंट कर लिए। पहला कौन सा? स्टॉक कैपिटल गेन में कैपिटल असेट में ट्रांसफर हो रहा था। दूसरा क्या? कंपलसरी एक्वायर हो रहा था। तीसरा क्या था? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जा रहा था। चौथा क्या? डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो रहा है कैपिटल असेट का। अभी बात करते हैं 45 सबसेक्शन 3 की। 45 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? अगर 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 आप पार्टनर हो इन पार्टनरशिप फर्म में या मेंबर हो एओपी बीओआई में, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। या तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो या एओपी बीओआई में आप मेंबर हो। ठीक है, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्या ट्रांसफर कर रहे हो? कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहे हो। किसमें? पार्टनर अपना कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, या मेंबर अपना कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहा है एओपी बीओआई में। तो कौन सी मतलब क्या अमाउंट माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? तो क्या माना जाएगा? जो अमाउंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्यूचर के लिए, तो क्या माना जाएगा? जो अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म में। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें जो अमाउंट रिकॉर्ड किया है, भले आपने 1 लाख में दिया पर उन्होंने 2 लाख पे रिकॉर्ड किया है, तो 2 लाख, या फिर जो वो दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, विच एवर इज हायर ले लेना है। ठीक है, मतलब ये समझना है कि पार्टनर हो आप और पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर कर रहे हो कोई भी कैपिटल असेट, तो क्या अमाउंट रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह। और अपोजिट केस लेते हैं, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को ट्रांसफर कर रही है, तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है? बताइए, ये कंफ्यूज करेगा एमसीक्यू में। अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कर रहा है तो क्या जो, क्योंकि एक इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर कर रहा है, यही समझ लो ना, फर्म है तो बहुत बड़े बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कैसा? वो एकदम गोल्डन हो गया ना, कि मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसी हिसाब से उसका जब काम चलता रहेगा। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा वही माना जाएगा। पर अगर पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई छोटे मोटे अपने जैसे लोकल पार्टनर, अपना काहे का बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है? कुछ होता है क्या? नहीं, जो अपने को मिल गया उस दिन पे, जो मार्केट का वैल्यू है वो ले लेंगे। होप सो अभी याद रहेगा, याद रख लेना। ठीक है, फिर 45(2)(a) क्या बोलता है? 45(2)(a) बोलता है कि अगर आप सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहे हो थ्रू डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटी था या कैसे भी सिक्योरिटी था, अगर उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो किस हिसाब से कैपिटल गेन लगेगा? तो कैपिटल गेन लगेगा शेयर होल्डर के हाथ में, क्योंकि वही भाई मालिक था उसका, तो उसके हाथ में उसका कैपिटल असेट था सॉरी, तो उसके हाथ में लगेगा कैपिटल गेन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो अपना डीमेट अकाउंट में जो सिक्योरिटी पहले आई, और सेल देखो पहले आएगी तो कैसे समझो कि 10.5 सिक्योरिटी लिए और सेल किया 8 सिक्योरिटी, तो अब ऐसे कैसे पता चलेगा ना कि सबका कॉस्ट समझो अलग है, पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग है, तो वो कैसे डिटरमाइन करना है, इसका क्वेश्चन ये है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? फीफो बेसिस पे करेंगे। ठीक है, फीफो किस बेसिस पे? जिस हिसाब से डीमेट में आए थे उस हिसाब से फीफो, ना कि फिजिकल। अगर मल्टीपल डीमेट है तो जिस डीमेट में पहले आया था उस हिसाब से फीफो का मतलब आपको कॉस्टिंग में आपने अच्छे से पढ़ा रहेगा, वो मैं ध्यान नहीं दे रहा, जो फर्स्ट आया था वो फर्स्ट जाएगा सॉरी। फिर अगर डीमेट पहले समझो फिजिकल स्टॉक था और उसको डीमटेरियलाइज किया है, तो मूवमेंट आउट ऑफ स्टॉक जिस दिन में एंट्री हुआ था उस हिसाब से होगा, मतलब मेन बेसिस इसमें क्या रखना है? फीफो के हिसाब से होगा। तो होप सो इतना क्लियर हो गया रहेगा। हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो एक्सेप्शंस देखे थे होप सो आपको अच्छे से समझ गए रहेंगे। भाई समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है उठ के। तो अभी बात करते हैं सेक्शन 50C की। 50C बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बार ये पूछते हैं। पीछे अगर ऐसा हो रहा रहेगा कि आपको दिख नहीं रहा रहेगा, मतलब अगर ये मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, इसमें ये वाला पेज काफी लाइट आ रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, जिसका मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, तो मैं आपको भेज दूंगा, या टेलीग्राम में मैं आप लोग को फोटो डाल दूंगा, आप ले लेना। ठीक है, सेक्शन 50C क्या बोलता है? सेक्शन 50C बोलता है अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी हेड करते हो, क्या करते हो? लैंड या बिल्डिंग, या लैंड एंड बिल्डिंग बोथ,
इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहे हो एज अ कैपिटल असेट और उसको आप सेल कर रहे हो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहे हो और उसको आप सेल कर रहे हो, और जो सेल प्राइस है, जो सेल प्राइस है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो एरिया का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट बोल रहा है कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ 5 लाख है समझो, और आप सेल कर दे रहे हो कि 50 लाख रुपए में, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो वो टाइम पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो सेल प्राइस है उसको एचडीवी मान लिया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बेसिकली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, सेल प्राइस होता है, उस पर डिटरमाइन होता है कि अपना इनकम क्या होगा और उसी पे डिटरमाइन होगा कि अपने को टैक्स कितना पड़ना है। तो गवर्नमेंट, आप चीटिंग करोगे, फ्रॉडबाजी करोगे तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगा तो नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा आप करो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख है, आप क्या करो 50 लाख रुपए तो एज अ ऑनलाइन मतलब बैंक में दिखा रहे हो और 50 लाख रुपए का ब्लैक मनी जनरेट करो। अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले लोग ऐसा करते थे, इसके लिए ये सेक्शन आया था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहे हो और वो सेल कर रहे हो और सेल का कंसिडरेशन जो सेल प्राइस है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, मतलब 1 करोड़ 5 लाख अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप सेल प्राइस दिखा रहे हो उसे 50 लाख, तो जो 1 करोड़ 5 लाख है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल प्राइस मान लिया जाएगा, डीम कर लिया जाएगा, ठीक है। पर अगर इसमें एक बीच में एक फिनांस एक्ट 17 या 18 में कुछ एक अमेंडमेंट आया था, क्या अमेंडमेंट था कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपके सेल प्राइस का सिर्फ अप टू 105% है, मतलब 5% से ज्यादा नहीं, मतलब मैंने अपने एग्जांपल में क्या 105 करोड़ था, 1 करोड़ 5 लाख था, तो अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख है और सेल वैल्यू कितना है 1 करोड़ है या 1 करोड़ 2 लाख है, अगर मतलब 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 5 लाख तक, तो आपको वो चलेगा, तो उतना चलेगा, मतलब 5% तक चलेगा। 5% का टॉलरेंस बैंड है, 5% का लिमिट है, मतलब 5% तक आगे पीछे हुआ तो वो चल जाएगा, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे। कि अगर 1 करोड़ है प्रॉपर्टी का वैल्यू तो 1 करोड़ 5 लाख तक वो चला लेंगे कि एचडीबी 1 करोड़ 5 लाख है और आपने सेल किया 1 करोड़ पे तो चल जाएगा, 1 करोड़ 1 लाख में किया तो चल जाएगा, अगर 99 लाख में किया तो नहीं 1 करोड़ 5 लाख मान लिया जाएगा। होप सो आपको समझ गया रहेगा। फिर क्या बोलता है कि अगर असेसी क्लेम करता है कि जो एसडीवी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वैल्यू है और फेयर मार्केट वैल्यू का जो आज के टाइम पे चल रहा है मार्केट में वैल्यू, अगर उससे ज्यादा है तो वो क्या गवर्नमेंट अपने को हैरास कर रहा है, तो वो जो एसडीवी वो डिस्प्यूट भी नहीं कोई अपील में, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो जो असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा तो असेसिंग ऑफिसर वो केस वैल्यूएशन ऑफिसर को भी रेफर कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर का स्पेसिफिकली काम ही यही होता है कि वैल्यू निकालना। अभी वो वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकालेगा, अगर वो वैल्यू निकालता है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, मतलब क्या जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख था, वैल्यूएशन ऑफिसर ने 1 करोड़ 10 लाख निकाल दी, मतलब और 5 लाख बढ़ा दी, तो उसको इग्नोर कर देना है कि हम लोग को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। पर अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकालता है अपनी वैल्यू, मतलब समझो 95 लाख निकालता है, तो वो 95 लाख वो जो होगी वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। फिर बात आती है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दो डेट होते हैं, एक तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा क्या होता है, डेट ऑफ एग्रीमेंट होता है। जिस दिन एग्रीमेंट होता है और जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है, जनरली दोनों सेम रहते हैं, पर अगर दोनों अलग अलग डेट है तो हम लोग को कौन सा डेट लेने का, उधर से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होता है ना कि कितने साल यूज किया, उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड होगा, तो वो कंसिडर होता है जनरली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट डेट ऑफ एग्रीमेंट काउंट होगा, कब होगा, देन एसएससी कैन टेक एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट इफ कौन सा, इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड इन, अगर कोई भी अमाउंट, पार्ट अमाउंट भी चलेगा, कोई भी अमाउंट मिल रहा है डेट ऑफ एग्रीमेंट पे, इन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या एनी अदर मोड जो हर बार आपको आता है, आपको रट गया रहेगा अभी तो, ठीक है। अगर ये मोड से अपने को पैसा आ रहा है तो, अगर ये मोड से डेट ऑफ एग्रीमेंट तक अपने को पैसा आ रहा है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट भी ले सकते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 50C में क्या सीखा, अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप सेल कर रहे हो, सेल एसडीवी प्राइस अलग है, उससे कम में सेल कर रहे हो, तो जो एसडीवी रहेगा वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा।
फिर क्या देखा था, फिर देखा था 105% का 5% का टॉलरेंस बैंड दिया हुआ है। अगर एचडीवी ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से भी, तो असेसिंग ऑफिसर ट्रांसफर कर सकता है केस वैल्यूएशन ऑफिसर को। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर एचडीवी से भी ज्यादा वैल्यू निकालता है, अगर एचडीवी से भी ज्यादा वैल्यू निकालता है तो इग्नोर कर देना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एचडीवी रहेगा। अगर लेस देन एचडीवी निकालता है, लेस देन एचडीवी निकालता है तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर निकालेगा अमाउंट वो वाला हम लोग को कंसिडर करना है। ठीक है, इतना समझ गया रहेगा। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं 50 सीए पे। 50 सीए क्या बोलता है, 50 सेक्शन 50 सी किसके लिए था, 50 सी था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। 50 सीए किसके लिए, 50 सीए है अपना अनकोटेड शेयर के लिए। अगर अनकोटेड शेयर जो फेयर मार्केट वैल्यू है अगर उससे कम में हम लोग सेल कर रहे हैं तो जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वो मान लिया जाएगा, वो क्या मान लिया जाएगा, वो फेयर मार्केट वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अनकोटेड शेयर हेल्ड एज कैपिटल असेट if sale consideration is less than full value of consideration then fair market value will be full value of consideration। इसका एक एक्सेप्शन क्या, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा अगर कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है या अक्रू हो रहा है। अगर रिसीव हो रहा है या अक्रू हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच क्लास ऑफ पर्सन, जो पर्सन का क्लासेस दिया हुआ है वो आप ध्यान मत दो, आप स्टडी मटेरियल देखोगे तो स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन दिया हुआ कि अगर ये लोग ट्रांसफर करे तो इनको चलेगा, बाकी लोगों को नहीं चलेगा। अभी बात करते हैं 50D। 50C किसके लिए था, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। 50CA किसके लिए था, अनकोटेड शेयर के लिए। 50D किसके लिए, 50D उसके लिए, सबके लिए कि अगर आप कंसिडरेशन निकाल ही नहीं पा रहे हो कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, एसर्टेनेबल ही नहीं है सेल प्राइस, सेल कंसिडरेशन, तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। अभी आज के लिए लास्ट दो सेक्शन कर लेते हैं। 51 क्या है, 51 है एडवांस मनी फॉरफिटेड। अगर आप एडवांस मनी फॉरफिट कर रहे हो, अगर आप एडवांस मनी फॉरफिट कर रहे हो तो क्या होगा, बिफोर 1/4/2001 करोगे तो क्या पहले अलग प्रोविजन थे, आफ्टर 1/4/2001 करोगे तो 2014 सॉरी 1 नहीं, बिफोर 1/4/2014 क्या होगा, आफ्टर 1/4/2014 क्या होगा, आफ्टर ऑन और आफ्टर 1/4/2014 क्या होगा, जितना भी वो एडवांस मनी फॉरफिट हुआ। एडवांस मनी फॉरफिट आपको फटाफट एग्जांपल दे देता हूँ। आप कोई घर सेल कर रहे हो तो आपने बोला कि मैं अप्रैल में सेल करूंगा, अभी चल रहा है जैन, तो आप उसके लिए कुछ टोकन मनी देते हो और बाद में आप बोलते हो 50,000 टोकन मनी दे देते हो और बाद में बोलते हो कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। तो जो 50,000 रुपया दिया था टोकन मनी, एडवांस मनी दिया था और वो ओनर अगर वो पैसा आपको रिटर्न नहीं करता तो वो एडवांस मनी उसने फॉरफिट कर दिया, तो 50,000 उसके हाथ में क्या होगा। अगर अभी 1/4/2014 के बाद तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। बिफोर 1/4/2014 क्या होगा कि अगर जो भी वो एसेट का कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी या फेयर मार्केट वैल्यू जो भी रहेगा उसमें से वो एडवांस मनी रिड्यूस कर देना था। अगर वो असेसी करता, जनरली असेसी करता था, और अगर प्रॉपर ऑफिसर मतलब असेसिंग ऑफिसर करता है तो उसको इग्नोर करना है। तो ये 51 की बात हो गई। 50B जो स्लम सेल है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। स्लम सेल बेसिकली क्या होता है कि आप कोई एक एक इंडिविजुअल असेट नहीं सेल कर रहे हो, पूरा आप अंडरटेकिंग ही सेल कर रहे हो, एक एक असेट नहीं सेल कर रहे हो, पूरा अंडरटेकिंग सेल कर रहे हो। तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 50B भाई कर ही लेना, कुछ नहीं करोगे तो क्यों। 50B ऐसा सेक्शन है जब भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है तो 30-40% तो चांस है कि इसी का क्वेश्चन आता है। तो स्लम सेल भाई बहुत अच्छे से कर देना, जिसका अलग से एक वीडियो मैंने बनाया जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट हर जगह लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, टाइम मिले तो देखोगे तो आपका ही फायदा, और खुद से कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, कोई इश्यू नहीं। मैं ये वीडियो बेसिकली क्यों बना रहा हूँ कि आपका फटाफट रिवाइज हो जाए। तो अभी तक जो हम लोग ने देखा चाहिए तो एक बार मैं फटाफट एकदम सम अप कर देता हूं। 45 सेक्शन क्या बोलता है, 45(1) चार्जिंग सेक्शन है जो बोलता है कि 214 प्लस 247, 214 क्या कैपिटल असेट है, 247 क्या है, 247 है अपना ट्रांसफर। जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करोगे कैपिटल असेट को, उस प्रीवियस ईयर में हम लोग को उस प्रीवियस ईयर में क्या उस कैपिटल गेन लगेगा। बट ये कुछ एक्सेप्शन है, अगर कन्वर्जन करेगा इसका कैपिटल असेट का स्टॉक इन ट्रेड में तो कन्वर्ट होगा, उस टाइम ट्रांसफर होगा। गेन कब कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन, तब कैलकुलेट करना है जब आपको वो स्टॉक को सेल कर दोगे। उसके अंदर फर्दर प्रोविजन था जो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। 45 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, कंपेंसेशन ऑन कंपल्सरी, आपका कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ, तो आपका ट्रांसफर कब हो रहा है, जब कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है। बट कैपिटल गेन कब कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन तब कैलकुलेट होगा
जब आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा। फिर उसमें 2 कंपेंसेशन थे, वो हम लोग देखा था, इनिशियल और एनहांस। फिर इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो क्या होगा, इंटरिम कोड का ऑर्डर आता है तो फाइनल वाला इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रख लेना। और अगर इंटरेस्ट इनकम आता है तो IFOS में जाएगा। 45 सबसेक्शन 5 एक क्या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट याद रहेगा, उसमें मेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा, SDV ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन का SDV, और जो कैश मिला है वो। फिर बात करते हैं 45(1)(a), ट्रांसफर कब हो जाएगा, जब असेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। मिलेगा कब कंपेंसेशन, मिलेगा कब कंपेंसेशन, तब कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तब कैलकुलेट होगा। फिर अगर पार्टनरशिप फर्म में या मेंबर AOP BOI में एसेट ट्रांसफर करता है, अगर पार्टनरशिप फर्म या मेंबर AOP BOI में ट्रांसफर कराया तो पार्टनरशिप फर्म तो कैसा बहुत बड़ा, उसका अकाउंट्स बड़े बड़े रहेंगे, तो जो अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया है वो माना जाएगा अमाउंट। और अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रहा है तो हम तो क्या, पार्टनर तो क्या छोटा मोटा आदमी रहता है, तो जिस दिन वो उस दिन का मार्केट वैल्यू वो ले लेंगे। फिर डीमैट अकाउंट वाला बात किया था, फीफो बेसिस याद रखता, 50C वगैरह तो अभी बात किया। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया रहेगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।